नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल तीर तर्कश में। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूँ आपकी अदालत में एक नहीं कई मुद्दों के साथ। पिछला हफ्ता देश के लिए बड़ा ही घटनाप्रद रहा है। देश में कई सारी घटनाएं एक साथ ऐसी घटित हुई हैं जिनका असर देश पर भी पड़ा है और साथ ही साथ आम आदमी पर भी उनका असर हुआ है। आइए कुछ घटनाओं का विश्लेषण करते हैं आज की इस कड़ी में। 28 अगस्त वोट अधिकार रैलियों के चलते हुए, जिसमें राहुल गांधी तेजस्वी यादव को साथ लेकर गठजोड़ बनाते हुए पूरे बिहार में अलग जगा रहे हैं और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कहिए कांग्रेस को वोट देने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका वोट चोरी हो सकता है। वे कर्नाटक का उदाहरण देते हैं, महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं, हरियाणा का उदाहरण देते हैं और साथ ही साथ बिहार में हुए SIR जो कि चुनाव आयोग ने वहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द वोटर लिस्ट का कार्यक्रम किया था, उसके ऊपर अपनी उंगलियां उठाते हैं। कई सारे शहरों को पार करते हैं राहुल गांधी पहुँचते हैं दरभंगा में ये उनकी करीब करीब अंतिम रैली होनी थी, लेकिन बस इसी रैली में कांड हो गया। वहाँ पर एक छोटा सा स्वागत मंच उनके लिए बनाया गया था नौशाद मोहम्मद नाम के ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जिसने अभी पिछले दिनों दिल्ली में MCD का चुनाव लड़ा और वे वहाँ पर हार गए। अब वे बिहार में कांग्रेस की ओर से विधायक टिकट के दावेदार हैं। उनके मंच पर हालांकि राहुल गांधी गए नहीं। कई सारे मंच थे, उसके आगे से राहुल, प्रियंका, तेजस्वी निकल गए, उस मंच पर रुके नहीं। नौशाद मोहम्मद ने वहां उनका स्वागत किया, लेकिन वहां पर एक घटना घटी। अचानक ही माइक कुछ ऐसे तत्वों के हाथ में आया जो शायद भारतीय राजनीति के लिए नहीं बने हैं और अपनी राजनीति चमकाने की गरज से अति उत्साह में कह लीजिए या कह लीजिए भाजपा के प्रति नफरत के भाव के चलते हुए या कुछ और कारणों के चलते हुए वहां पर कुछ लोगों ने माइक पर प्रधानमंत्री और उनकी माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये छोटी घटना नहीं थी, लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसा नहीं कि इस प्रकार की घटना कोई पहली बार हुई हो, लेकिन मामला चूंकि प्रधानमंत्री ही नहीं उनकी मां से भी जुड़ा हुआ था, इसलिए इस घटना ने जोर पकड़ा। बहुत जल्द ही इस घटना का वीडियो वायरल होना शुरू हो गया सोशल मीडिया पर और उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों आनी शुरू हो गई और उसका परिणाम ये निकला कि 29 अगस्त के आते आते दरभंगा में और पटना में, बिहार में कांग्रेस के दफ्तरों पर भारी तोड़फोड़ की गई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनको घेरा, ऑफिस में तोड़फोड़ की, नारे लगाए और मांग की कि राहुल गांधी पूरे देश से इसलिए माफ़ी मांगे क्योंकि उनकी इस रैली के चलते हुए प्रधानमंत्री एवं उनकी मां का अपमान हुआ है। सच बात तो ये है कि जिस तरीके से वोट के अधिकार की रैली में बिहार में भीड़ उमड़ी है, वह भाजपा के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा था। साथ ही साथ नीतीश कुमार की छवि वहां पर लगातार नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। सी वोटर के सर्वे में तो यहां तक वो बात कहते हैं कि जहां आज भी देश के 52% लोग नरेंद्र मोदी को ही दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या उनको प्रधानमंत्री पद का सबसे सशक्त उम्मीदवार मानते हैं, उनके बाद अमित शाह की बारी आती है और तब कहीं जाकर राहुल गांधी की बात की जाती है। खैर, ये बात तो लोकसभा चुनाव को लेकर है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और यही सी वोटर्स का सर्वे बिहार में कांग्रेस को बढ़त लेते हुए दिखा रहा है। यानी ये कह रहा है कि इस बार कांग्रेस वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। चिंता का सबब है और राजनीति में मुद्दों से ध्यान दूसरी तरफ करने की कला आपको आनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा, भले ही राजनीतिक दृष्टि से मुद्दा मोड़ा जा रहा हो, लेकिन ये वास्तव में निंदनीय है
भर्त्सना के योग्य है और साथ ही साथ हर तरीके का कंडमनेशन इस पे होना चाहिए कि राजनीति में अपशब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, केवल प्रधानमंत्री या उनकी मां के प्रति ही नहीं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। आज अमित शाह, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और दूसरे कई नेताओं ने इस बात की गहरी निंदा की, घोर निंदा की और राहुल गांधी से मांग की कि विदेश से माफ़ी मांगे। यहाँ तक कि कांग्रेस की ओर से भी सचिन पायलट ने इस बात को निंदनीय बताया कि उन राजनीति में नेताओं के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है, कांग्रेस की ओर से भी प्रति प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी और उनकी मां के प्रति जिन अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उससे पहले कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा गया था। राहुल गांधी के लिए उनका बछड़ा शब्द प्रयोग में लाया गया था। कांग्रेस की विधवा कहा गया था सोनिया गांधी को, और भी बहुत सारी बातें, शहजादा, पप्पू और भी न जाने कितनी ऐसी बातें की गई। तो वहीं अमित शाह ने शब्दों का बयान करते हुए अपने भाषण में या अपने संबोधन में टीवी चैनल पर कहा कि नरेंद्र मोदी को लगातार कांग्रेस अपशब्दों से आघात पहुंचा रही है। उनके लिए नीच शब्द का प्रयोग किया गया, उन्हें मौत का सौदागर बताया गया, रावण कहा गया, भस्मासुर कहा गया और भी न जाने क्या क्या कहा गया। यानी यदि हम निष्पक्ष दृष्टि से विवेचन करें, कहा तो दोनों ओर से जा रहा है। भाजपा के लोग भी पीछे नहीं हैं, कांग्रेस के लोग भी पीछे नहीं हैं और क्षेत्रीय दलों के कार्यकर्ता भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। लेकिन क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? क्या हमारा लोकतंत्र गालियों को महिमा मंडित करने की इजाज़त देता है? निश्चित रूप से भर्त्सनीय है, निंदनीय है, निंदा के काबिल है ये गालियां देने वाले लोग। हालांकि जहां नौशाद मोहम्मद ने माफ़ी मांगी है और उन्होंने सफाई भी दी है कि जब ये सब हुआ उस समय वे मंच से जा चुके थे और राहुल गांधी तथा उनके दूसरे साथियों के साथ वे मुजफ्फरपुर के लिए निकल चुके थे। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, अहमद रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया, जो वीडियो में पकड़ में आया। हालांकि इस पर भी विवाद हो रहा है। कांग्रेस की ओर से और दूसरे दलों की ओर से इसे रफीक बताया जा रहा है, इसे कहा जा रहा है कि ये तो खुद भाजपा का ही कार्यकर्ता है। कांग्रेस ने भी सफाई देते हुए कहा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता ऐसा नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने बार बार ये वक्तव्य दिया है कि अहिंसा को हिंसा से नहीं दबाया जा सकता है, असत्य से सत्य नहीं हार सकता है और राजनीति में अभद्रता की कोई जगह नहीं है। बयान तो सबके अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं इन सब की मनोभावनाएं भी उतनी ही अच्छी हैं और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया जाएगा जिसके चलते भारतीय राजनीति के माथे पर जो एक काला टीका, एक कलंक का टीका गालियों के रूप में लगता आ रहा है, भविष्य में ये नहीं लगेगा। क्या राय है आपकी इस मुद्दे पर? आप जरूर मुझे और चैनल तीर तर्कश को बताइएगा। इधर प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही हैं, उधर प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर निकल गए हैं। 29 और 30 अगस्त को यानी आज और कल 2 दिन वे जापानी नेताओं से भी मिल रहे हैं, वहाँ के उद्योगपतियों से भी बात कर रहे हैं, प्रवासी भारतीयों से भी बात कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर उद्योगपतियों को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि भारत निवेश के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। यानी वे चाहते हैं कि जापानी कंपनियां भारत में आकर ज़्यादा निवेश करें, जिससे भारत की प्रगति में उनके दिए जा रहे योगदान में और तेजी आए और गति आए। उन्होंने जापानी उद्योगपतियों को याद दिलाया कि भारत के विकास में उनकी कंपनियों का पहले से ही काफ़ी योगदान रहा है। किस प्रकार से सुजुकी यहाँ आकर के मारुति के साथ जुड़ी और कार उद्योग को काफ़ी बल मिला। साथ ही साथ जब मेट्रो रेल का भारत में आविर्भाव हुआ, इसका प्रचलन शुरू किया गया, तो उसमें भी जापान का सहयोग था और अब बुलेट ट्रेन में भी जापान अपना सहयोग दे रहा है। यानी हमें जापान की ज़रूरत है और जापान को हमारी ज़रूरत है। और इस यात्रा के पीछे
या कहिए अब चूंकि 30 अगस्त को प्रधानमंत्री की ये यात्रा समाप्त हो जाएगी और 1 सितंबर से वो SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चीन में जो बैठक हो रही है उसमें भाग लेंगे। वहाँ पर वे चीन, भारत और दूसरे देशों के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। बहुत सारी बातें होंगी, फ्री ट्रेड की बातें होंगी, किस प्रकार से पूरे विश्व का उत्थान किया जाए, प्रगति की जाए, औद्योगिक विकास किया जाए, इन सब बातों पर चर्चा होंगी। लेकिन मुख्य मुद्दा उभर करके एक आना है कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा दिया गया, 50%। आरोप लगाया गया कि हम रूस से इतनी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं कि उससे जो पैसा रूस जा रहा है उससे यूक्रेन युद्ध में रूस को एक ऊर्जा मिल रही है। लेकिन भारत से कहीं अधिक व्यापार रूस के साथ चीन कर रहा है, खुद अमेरिका भी कर रहा है। अब ये कैसे संभव है कि केवल भारत का पैसा रूस को युद्ध के लिए उकसा रहा है, चीन का पैसा नहीं उकसा रहा है, किसी और देश का पैसा नहीं उकसा रहा है। यूरोपीय संघ के फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और बहुत सारे देश रूस के साथ लगातार व्यापार कर रहे हैं। उन देशों पर भारत के मुकाबले न के बराबर टैरिफ लगाया गया है और भारत पर 50% का टैरिफ थोपा गया। यहाँ पर अब भारत एक प्रकार से रूस और चीन के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि चीन के साथ हमारे संबंध कभी विश्वास के स्तर पर बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और अभी भी चीन और भारत व्यापार के क्षेत्र में एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी हैं। देखिए कहाँ तक जाती है ये आपस में हिंदी चीनी भाई भाई वाली पुरानी कहावत तो एक बार फिर से लौट कर नहीं आती है। साथ ही साथ जहाँ टैरिफ से नुकसान होना है भारत का, वहीं अमेरिका को भी इस मामले में, इस प्रकरण में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने ये आरोप लगाए गए, ये कहा गया, विपक्षी दलों ने भी कहा, पहले ये कहा कि वे ट्रंप के आगे झुक गए और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। उसके बाद ये कहा गया कि भारत की विदेश नीति की वजह से, प्रधानमंत्री की असफलता की वजह से भारत पर ऊंचे टैरिफ की दर लगाई गई। अब दोनों बातों में आप कैसे सही सिद्ध हो सकते हैं? यदि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप के कहने पर रोक देने की बात कबूल कर लेते तो भी उन पर आपका राजनीतिक हमला होता, और यदि टैरिफ के मामले में भी वे झुक जाते तो भी आपका शिकार प्रधानमंत्री ही बनते। लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़ी चतुराई के साथ हाँ कही ना कही, चुप्पी साध गए और वो निकल पड़े हैं अलग अलग देशों की यात्राओं पर। उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे विदेश मंत्री और रक्षा सलाहकार और दूसरे मंत्री भी अलग अलग देशों में जाने का कार्यक्रम बनाकर बैठे हैं और सरकार ने ये कहा है कि वो 200 देशों तक रीच आउट करेगी, यानी अपनी पहुंच बनाएगी, कहां कहां पर हम अपने उत्पादों को खपा सकते हैं, भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा और विचित्र प्रश्न आता है, ये 200 देश आएंगे कहाँ से? पहली तो बात, सारे देश आपके साथ खड़े हो, ये संभव नहीं है। दूसरी बात, यदि हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी UNO की लिस्ट पर निगाह डालें तो वहाँ पर वर्तमान स्थिति में केवल 193 देश रजिस्टर्ड हैं। 2 देश, वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन, वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। इस हिसाब से पूरी दुनिया में देशों की संख्या ही केवल 195 बैठती है। तो 200 का आंकड़ा कहाँ से आएगा? लेकिन राजनीति है साथ, यहाँ बहुत कुछ कहा जाता है, कहा कुछ जाता है और किया कुछ और जाता है। इसमें आप हर चीज़ को एक पैमाने के साथ नाप कर नहीं चल सकते हैं। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर भी जरूर बताइए। प्रधानमंत्री जापान से क्या लेकर लौटेंगे? क्या चीन के साथ व्यापार के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ना चाहिए? क्या चीन के साथ हमारे संबंधों का पुराना इतिहास हमें एक रेड वार्निंग, एक लाल चेतावनी नहीं दे रहा है? और यदि हम चीन के साथ सहयोग नहीं करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर हमें और कौन से रास्ते खोलने होंगे? इन पर भी आपकी राय की मुझे और चैनल तीर तर्कश को प्रतीक्षा रहेगी। भारत, अब अंदर की बात करते हैं। एक प्रकरण ऐसा घटित हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। निक्की भाटी प्रकरण, अब उसे मैं हत्याकांड कहूँ या आत्महत्या कहूँ,
दोनों ही शब्द शायद अभी उचित नहीं है। इस विषय पर किस प्रकार से मीडिया टूट कर पड़ा, इसका एक उदाहरण मैंने देखा। मैं भी इस पर आपके लिए एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। उसकी वजह, मैंने इस प्रकार के प्रकरणों में पुराना इतिहास खंगाला और देखा कि यहाँ पर मीडिया ट्रायल में दोषी हो या ना हो, एक पक्ष को खास तौर पर शिकार बना लिया जाता है। अब ऐसे एक नहीं अनेक प्रकरण हैं। याद कीजिए सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का प्रकरण, एक अभिनेत्री को किस प्रकार मीडिया ट्रायल में फंसाया गया, बाद में वे निर्दोष साबित हुए। सुशीला साहनी हत्याकांड, जेसिका लाल हत्याकांड, आरुषि हत्याकांड, किसी में भी कोई दोषी नहीं पाया गया। तो योर ऑनर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर ये लोग कैसे मरे? किसी ने नहीं मारा तो फिर कैसे मर गए? हत्याएं हुई, ये सब मानते हैं कि आत्महत्याएं नहीं थी। खैर, निक्की भाटी 7-8 साल पहले विपिन भाटी के साथ ब्याही गई और लड़की पक्ष के अनुसार भारी मात्रा में दान दहेज दिया गया। 35 लाख की डिमांड फिर भी बाकी रह गई। इस बीच में मोटरसाइकिल भी दी गई, एक छोटी कार भी दी गई, लेकिन दहेज की मांग पूरी नहीं हुई और एक दिन निक्की भाटी को जिंदा जलाकर मार दिया गया। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं मीडिया के, ये शब्द हैं उनकी बहन कंचन भाटी के, जिन्होंने रोते रोते विभिन्न चैनलों पर, सोशल मंचों पर, सोशल मीडिया के मंचों पर ये बातें कही। लेकिन जैसे जैसे प्रकरण आगे बढ़ता गया, कई सारी नई बातें सामने आती गई। जहां हॉस्पिटल में लिखाया गया कि सिलेंडर के फटने से मौत हुई है, वहां पर पुलिस को सिलेंडर फटने के कोई भी चिन्ह नजर नहीं आए। कंचन भाटिया ने बताया कि उसकी आंखों के आगे ही सास ने पति के हाथों में कुछ दिया। एक बच्चे का भी बयान आता है कि पहले पापा ने मम्मी के ऊपर कुछ डाला और फिर लाइटर से आग लगा दी। लेकिन अब पुलिस जिस प्रकार से जांच कर रही है, जिस प्रकार से आसपास के वीडियो खंगाले जा रहे हैं, उसमें जिस समय की घटना बताई जा रही है, उस समय विपिन भाटिया बाहर अपनी कार धोता हुआ नजर आ रहा है। दोनों पक्षों के अपने अपने बयान हैं, दोनों पक्षों की अपनी अपनी बातें हैं। पहले कहा गया कि निक्की भाटी के अंतिम संस्कार में उसके ससुर शामिल नहीं थे, लेकिन एक वीडियो में वे वहां पर खड़े भी दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है, इस प्रकरण पर केवल जो बात मुझे कहनी है वो ये है कि ऐसी घटनाएं होती ही क्यों हैं। और ये भी सच है कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर अनर्गल आरोप लगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। सबको फंसाने की बात होती है, सबको दहेज एक्ट में या हत्याकांड में 302 लगवाने के लिए सबके नाम ले लिए जाते हैं। एक कोई कानून ऐसा भी जरूर आना चाहिए कि जब किसी का नाम बिना किसी मतलब के, या कहिए कि एक हम कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह ग्रसित होकर के बदले की भावना से ऐसी रिपोर्ट में लिखाया जाए और वो निर्दोष साबित हो, तो फिर उस व्यक्ति के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए, उसको भी सजा होनी चाहिए जिसने इस प्रकार के नाम उस प्रकरण में या एफआईआर में लिखाए हैं। इस बारे में भी आपकी राय का स्वागत होगा। मैं जानना चाहूँगा आपकी राय इस बारे में क्या है। आइए आज की चौथी घटना को लेते हैं। गाली वाली बात हो गई, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जापान में हैं, चीन जाएंगे, निक्की भाटी प्रकरण हुआ। अब आते हैं एक अच्छी खबर की ओर। 29 अगस्त हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन पूरा देश मनाता है इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। बेशक भारत ने आज़ादी के बाद पिछले कुछ वर्षों में खेल के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन जब हम ओलंपिक पदक तालिका उठाकर देखते हैं, जब हम विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं की बात करते हैं, तो केवल कुछ गिने चुने नाम ही भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। 140 करोड़ लोगों के देश में खेलों के पदकों की संख्या इतनी सीमित क्यों है? इतना कम क्यों है? हमारा प्रदर्शन इतना स्तर से नीचे क्यों है? क्या केवल कुछ नीरज चोपड़ा, मिल्खा सिंह या कुछ और ऐसे एथलेटिक्स, कुछ ऐसे खिलाड़ी जो अपने बल पर
ये अच्छा प्रदर्शन करके भारत का नाम रोशन करते हैं, बस वहीं तक हम सिमट कर रह जाएंगे। स्कूलों में ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं हमें अच्छे खिलाड़ी वहाँ से मिल पा रहे हैं? क्या हुआ उस कैच देम यंग वाली पॉलिसी का? कैसे तैयार हो नए खिलाड़ी? क्या परिवर्तन हो कि खेल के क्षेत्र में जो बड़े अधिकारी मिलकर के, नेता मिलकर के खेला करते हैं, अच्छे और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को रेस से बाहर कर दिया जाता है, सिफारिश आगे आती है और परिणाम निकलता है कि देश का प्रदर्शन घटिया हो जाता है, कम हो जाता है, देश का मान और देश का नाम नीचे की ओर जाता है। आइए, आज हमने इन मुद्दों पर बात की। आज बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल तीर तर्कश। इजाज़त दीजिए घनश्याम बादल को। धन्यवाद। जय हिंद।